तो आज मैं आप लोगों को गणित का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं कि वहां से आप 70 में 70 में स्कोर करके मेरे प्यारे बच्चों चले जाओगे। पूरा का पूरा पेपर यहीं से छपने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। 822 एबी कोड है मेरे प्यारे बच्चों। जितने बच्चे टेंशन ले रहे थे ना गणित में, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा डिटेल में सोल्यूशन कराऊं, आराम से देखकर प्रैक्टिस करके चले जाना। 95% मार्क्स बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लेकर आने वाले हो आप लोग गणित में। एडमिट कार्ड तो आपके पास रहेगा ही। एडमिट कार्ड पर से देखकर सही सही अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों लिख लेना है। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। वादा करता हूं कि 3 घंटे से पहले इस पेपर को मेरे प्यारे बच्चों आप सॉल्व कर पाओगे। नीचे जैसे ही बढ़ोगे नीचे नोट देखने को मिलेगा। नोट में बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। शुरू के 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होगा। नीचे मेरे पास जो निर्देश देखने को मिलेगा, निर्देश यहीं पे मैं पढ़ के आप लोगों को बता दूंगा। 27 फलों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। निर्देश में बोला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब जितने भी प्रश्न दिए गए सारे के सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। इसके बाद है कि इस प्रश्न पत्र के अ और ब 2 खंड है। यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है। एक तो आएगा सबसे पहले खंड अ, इसके आएगा खंड ब। 2 खंडों में यह पेपर बना हुआ है। इसके बाद है कि खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा। मतलब कि एक प्रश्न अगर 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा तो टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। इसके बाद आएगा खंड ब। तो खंड ब में 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इसमें आप लोगों को 2 नंबर वाले प्रश्न, 4 नंबर वाले प्रश्न और 6 नंबर वाले प्रश्न देखने को मिलेगा। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्लियर है। इसके बाद खंड ब में कुल कितने प्रश्न रहेंगे? टोटल 5 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से ऑलरेडी बोला रहेगा आप लोगों को कि प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया होगा कि उसके कितने खंड करने हैं। तो टोटल 5 प्रश्न रहेंगे। ऑलरेडी उसमें बता दिया जाएगा ऊपर कि कितने खंड करने हैं आप लोगों को। इसके बाद प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि वो प्रश्न 1 नंबर का है या 2 नंबर का है या 4 नंबर का है या 6 नंबर का है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा आपको कि वो प्रश्न कितने मार्क का है। ठीक है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। कह रहा कि शुरू से लेकर लास्ट तक सारे प्रश्नों का जवाब देना, वो भी सीरियल बाय सीरियल। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको आप छोड़िए, लास्ट में जब आपके पास समय बचेगा तो उस प्रश्न को देखिएगा। इसके बाद है कि यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। कह रहा है कि रफ कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि मैथ का पेपर है। तो आप जो उत्तर पुस्तिका मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी, उसके बाएं पृष्ठ पे आप रफ कार्य कर सकते हैं, कम से कम 2 या 3 पेज लेकर। और जो जो रफ कार्य करोगे उस पे काट का निशान लगाकर ऊपर रफ कार्य लिख दीजिएगा। इसके बाद है कि रचना के प्रश्नों के हल में रचना न मिटाएं। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखें। कहने का मतलब है कि कुछ प्रश्न रचना वाला होगा, तो जो रचना वाला प्रश्न होगा उसमें रचनाएं आपको करना होगा। तो जब आप रचनाएं करेंगे तो उसको मिटाना नहीं, उसको उसी तरह छोड़ देना है। इसके बाद है लास्ट निर्देश कि जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। कह रहा कि बहुत सारे गणित में ऐसे प्रश्न है इसमें कि जिसमें चित्र बनाना होगा। तो जिसमें चित्र बनाना होगा उसमें चित्र आपको बनाना पड़ेगा। चित्र अगर नहीं बनाएंगे तो ऐसे हल आपके अशुद्ध माने जाएंगे, मतलब आपके नंबर काट लिए जाएंगे। ऐसे हल आपको गलत माने जाएंगे। तो जिसमें चित्र बनाना होगा उसमें चित्र बनाना पड़ेगा आप लोगों को। पेपर आप लोगों का यहां से स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले देखिए दिया हुआ है खंड अ, और खंड अ में दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को मिलेगा, जिनका उत्तर आपको OMR शीट पे करना होगा। आपको एक OMR शीट मिलेगी, उसी में रंगना होगा आप लोगों को। कि देखिए पहला प्रश्न क्या बोला है यहाँ पे। पहला प्रश्न बोला है कि किसी वृत्त पर एक y बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। 1 नंबर के लिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। अब देखिए कितना सिंपल प्रश्न है। कह रहा है कि किसी वृत्त पर, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई वृत्त बना लेता हूं, ये वृत्त हो गया। तो कह रहा है किसी वृत्त पर y बिंदु से, यहाँ पे कोई बाहर बिंदु है,
तो y बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है? तो देखिए y बिंदु से एक तो स्पर्श रेखा हम यहाँ पे खींच सकते हैं और एक स्पर्श रेखा हम यहाँ से खींच सकते हैं। इसके अलावा कोई भी स्पर्श रेखा हम खींच नहीं सकते हैं। तो किसी वृत्त पर y बिंदु से केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसलिए मेरे प्यार बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। यहाँ पे बी वाला जो होगा 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को समझाया है। समझ में आ गया आप लोगों को? एग्जाम में गलत नहीं करना है आप लोगों को। इसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी क्या होगी? मेरे प्यार बच्चों, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो देखिए मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूं कि जब भी y अक्ष से दूरी पूछे तो y अक्ष से दूरी पूछेगा तो वो होता है x का निर्देशांक। ठीक है, जब भी पूछे कि कोई बिंदु देने के बाद कि y अक्ष से दूरी होगी तो होगा x बिंदु का निर्देशांक। तो इसमें x क्या है? इसको हम लोग x बोलते हैं, इसको हम लोग y बोलते हैं। तो x का जो निर्देशांक है वो है 7। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों 7 हो जाएगा। क्लियर है? अगर यही प्रश्न पे x अक्ष से दूरी पूछ देता तो x अक्ष से दूरी पूछेगा तो वहां पे y का निर्देशांक हो जाता। y का निर्देशांक मतलब यहाँ पे आंसर 3 होता। तो इस बात में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। यहाँ पे y अक्ष से दूरी पूछा है मतलब कि x का निर्देशांक मतलब 7। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारों? जो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम आगे आते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ। प्रश्न संख्या तीसरा है कि यदि p sin थीटा बराबर q sin थीटा तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। इसके लिए हमें हल करना होगा मेरे प्यार बच्चों। तो इसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूं, हल करके यहाँ पे आप लोगों को बताता हूं। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा सी समझने की देरी है। अब यहाँ पे जो प्रश्न दिया उसको नोट कीजिए। दिया हुआ है कि p sin थीटा, तो यहाँ पे लिखिए आप p sin थीटा बराबर है किसके? q cos थीटा के बराबर है। तो q cos थीटा लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कोसेक थीटा का मान बताइए कि कोसेक थीटा का मान क्या होगा? कोसेक थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछा हुआ है। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों, हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहला जो काम करेंगे, हम यहाँ पे जो साइन थीटा है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा हमने लिख दिया। अब ये जो कॉस थीटा है गुणा में है तो इसको इधर लाएंगे तो ये किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो नीचे हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है? बराबर इधर बच गया आपका क्यू। अब ये जो p गुना में था, p को जब इधर भेजेंगे तो p आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे निकलेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर q बटे p। निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा फार्मूला होता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो इतने पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, टेन थीटा मैंने लिख दिया। टेन थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पे क्यू बटे पी आ जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता क्या है? तो टेन थीटा बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर जो फार्मूला होता है लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लंब बटे आधार। कोई दिक्कत नहीं, लंब बटे आधार हो गया। लंब यहाँ पे क्यू हो गया, आधार आपका यहाँ पे पी हो गया। तो अगर हमें कोसेक थीटा निकालना है तो कोसेक थीटा ये कहता है कि कोसेक थीटा होता है आपका कर्ण बटे की लंब। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे के लंब। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लंब तो हमको मालूम है, आधार भी मालूम है, लेकिन कर्ण हमको मालूम नहीं है। तो कर्ण हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो कर्ण का फार्मूला चलता है कि अगर आप कर्ण निकालने वाले हो तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है कोष्टक में, मतलब करणी में। कर्ण बराबर करणी में होता है कि एल स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह फार्मूला होता है पाइथागोरस नियम का। ठीक है, कि कर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, कितना सिंपल है। एल स्क्वायर मतलब लंब, लंब आपके पास क्या है? क्यू। तो ये हो जाएगा आपका क्यू का स्क्वायर और प्लस आधार आपके पास क्या है? पी। तो हो जाएगा पी स्क्वायर। यह कर्ण का मान आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे कोसेक थीटा का मान पूछा था कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान यहाँ पे आ गया कि करनी में अंडर रूट में आ गया आपका क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर
और बटे में लंब, और लंब का वैल्यू क्या है क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि करनी में ये जो पी स्क्वायर इसको हम आगे कर सकते हैं और प्लस क्यू स्क्वायर को हम लोग पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बटे में क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत होगा नहीं। या तो हम 2 में 5 जोड़ेंगे तभी भी 7 होगा, या तो हम 5 में 2 जोड़ेंगे तभी भी 7 होगा। ठीक है, योग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि पी को मैंने आगे कर दिया, क्यू को हमने पीछे कर दिया। यह हो गया आपका कोसेक थीटा का आंसर। देखिए क्या ऑप्शन में दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं कि दिया हुआ कि नहीं। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं पहला वाला ऑप्शन ही बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। करनी में पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बटे क्यू दिया है कि नहीं, बिल्कुल। देखिए जो आंसर यहां है वही आंसर यहां पे पहले वाला ऑप्शन में है। समझ में आ गया? इतना आराम से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप पेपर में कोई गलती ना कर पाओ और बिल्कुल सही इसका आंसर देकर आओ। इसलिए मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझा रहा हूं, इतना डिटेल में कोई आपको समझाने वाला नहीं है, पूरे यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूं क्योंकि पूरा डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, यह भी प्रश्न 1 नंबर के लिए है कि देखिए 10 1 अंश, 10 2 अंश, 10 3 अंश, डॉट डॉट करते हुए 10 88 अंश इंटू 10 89 अंश का मान पूछा हुआ है। देखिए बिल्कुल सिंपल, इसका आंसर तुरंत आप बता पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। इसमें एक लॉजिक चलता है, मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आए कि 10 1 अंश, फिर दिया हुआ है आपका 10 2 अंश, इसके बाद है आप लोगों का 10 3 अंश, ठीक है। इसके बाद डॉट 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 डॉट, इसके बाद दिया हुआ है आपका 10 88 अंश, इसके बाद दिया हुआ है यहां पे 10 89 अंश। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको बता देता हूं, यहां पे नियम यह कहता है, देखिए 10 88 अंश और 10 89 अंश, ठीक है। ये 10 89 अंश से ये 10 1 अंश कट जाएगा। अब आप कहोगे कैसे, समझिए। देखिए 10 88 अंश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 88 को हम लोग लिख सकते हैं 10 90 माइनस 2 अंश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह 10 89 को हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि 10 90 माइनस 1 अंश। जो लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो रहा होगा। तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, इसी तरह 10 90 माइनस 2 अंश, ये हो जाएगा आपका कॉट 2 अंश, होगा कि नहीं, बिल्कुल। इंटू 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, 10 90 माइनस 1 अंश, ये हो जाएगा कॉट 1 अंश, होगा, बिल्कुल होगा। हम लोग फार्मूला जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि कॉट थीटा को हम लोग 1/10 थीटा लिख सकते हैं। तो इसी तरह कॉट 2 अंश है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10 2 अंश, और इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10 1 अंश, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए आप, यह क्या होगा कि 10 1 अंश से ये नीचे 10 1 कैंसिल, 10 2 अंश से 10 2 अंश कैंसिल, इसी तरह पूरा कट जाएगा। इसी तरह आगे जितने भी इसमें बीच में आएंगे सारी की सारी संख्या कट जाएंगी, बस बीच में आपका बचेगा तो वो बचेगा 10 45 अंश। बीच में सिर्फ आप लोगों का 10 45 अंश बचेगा, और 10 45 अंश का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? इसका कंसेप्ट भी मैंने बता दिया ताकि आप अच्छे तरीके से याद कर पाओ। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट आंसर बता सकता था कि जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए तो इसका आंसर 1 होता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि इसका आंसर 1 होता कैसे है, इसलिए पूरा डिटेल में लिख के मैंने आप लोगों को बता दिया। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5वां। देखिए प्रश्न संख्या 5वां क्या है। प्रश्न संख्या 5वां बोला है कि यदि समीकरण दिया हुआ है कि यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर है तो क्यू का मान क्या होगा। यह भी प्रश्न 1 नंबर के लिए है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। तो जो समीकरण दिया हुआ है आपका कि 3x स्क्वायर और प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0, बोला है कि मूल बराबर है तो क्यू का मान पूछा है। तो यह आपका द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। इससे हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जब तुलना आप करोगे तो यहां से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, a का मान क्या आ जाएगा 3, इसी तरह x से x कैंसिल, b का मान आ जाएगा यहाँ पे 5, और c का जो मान होगा वो हो जाएगा माइनस के q। इतना चीज आपको समझ में आ गया। चलिए अब बोला है कि यह समीकरण जो है वो
इसके जो मूल होंगे बराबर होंगे। तो जब भी कोई भी समीकरण देकर बोले कि मूल बराबर है, तो एक बात आप समझ लीजिएगा कि यहां पे जब भी मूल बराबर बोले तो विविधकर 0 के बराबर होता है। मतलब विविधकर मतलब डी जो होता है 0 के बराबर होता है। और विविधकर का फार्मूला क्या होता है कि डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0। जब भी कोई भी समीकरण देकर बोले कि मूल बराबर है तो आप समझ जाइए कि डी बराबर 0 होगा, मतलब कि विविधकर जो है 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे b² का मान आपके पास है 5, तो आप यहाँ 5 का स्क्वायर कर दीजिए और -4 × a का मान कितना दिया हुआ है 3 और c का मान दिया हुआ है -q बराबर में आ जाएगा यहाँ पे 0। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका 25 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4 × 12³ ये हो जाएगा 12³ बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि 12³ इधर रहने दीजिए और प्लस के 25 उधर जाएगा तो माइनस के 25 हो जाएगा। और जब यहाँ पे q का मान निकालेंगे q बराबर क्या होगा तो -25 और बटे में ये जो 12 है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, गुणा में है तो -25/12 जो है वो q का मान आ जाएगा। और यही q का मान पूछा है कि -25/12, मतलब कि a वाला जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा -25/12। समझ में आ गया? देखिए कितना आसान तरीके से मैंने इसको समझाया था कि आपको समझ में आ पाए। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। बोला है कि समांतर श्रेणी -62, -59 फिर कामा करते करते 7 और 10 का 11वां पद क्या होगा। ठीक है, ये जो आपको समांतर श्रेणी दिया हुआ है, बोला इसमें कि इसमें आप बताइए कि 11वां पद क्या होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लगाएंगे इसको समझिए। तो सबसे पहला जो काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो -62 दिया हुआ है ये आपका a का मान दिया हुआ है, मतलब प्रथम पद दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म हो गया कि a बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे -62। क्लियर है? इसी तरह यहाँ पे ये जो 59 है ये किसका है? ठीक है, 59 मतलब होता है b, मतलब दूसरा पद। b बराबर यहाँ पे 59 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे निकालेंगे d। अब आप कहोगे d क्या है? d होता है सर्वांतर। और सर्वांतर कैसे निकलता है? सर्वांतर निकलता है कि b में से आप a को घटा दीजिए, b में से a को घटा दीजिए, सर्वांतर निकल जाएगा। ये होता है फार्मूला सर्वांतर निकालने का। तो निकाल दीजिए, तो हो जाएगा d बराबर b का मान कितना दिया हुआ है -59, तो लिखेंगे -59 फिर माइनस a भी आपका कितना है -62 है, तो आप -62 लिखोगे। अब यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा -59 और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 62। तो d बराबर क्या हो जाएगा -59 और +62 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे घटेगा तो 62 में से 59 घटेगा तो कितना बचेगा 3। तो d मतलब सर्वांतर, सर्वांतर कितना आ गया 3 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक आपको क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और बोला है 11वां पद, 11वां पद मतलब n मतलब अंतिम पद। कौन सा पद पूछा है? 11वां पद, मतलब n का मान कितना है 11, क्योंकि 11वां पद हमसे पूछा हुआ है। हम जानते हैं फार्मूला, चूंकि हम लोग जानते हैं फार्मूला कि अगर a का nवां पद पूछे तो a का nवां पद का फार्मूला होता है कि a1 और प्लस n-1 इंटू डी, यह फार्मूला होता है। तो हमसे 11वां पद पूछा है तो a का हमें 11वां पद पूछा है, तो a का 11वां पद बराबर क्या हो जाएगा a1 मतलब पहला पद कितना है -62, तो लिखोगे -62 प्लस n मतलब कौन सा पद पूछा था 11वां, तो 11 -1 इंटू डी मतलब सर्वांतर कितना है 3 आ गया है। अब इसको हल करोगे कितना आ जाएगा -62 और प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10 और 10 यहाँ कितना हो जाएगा 30। अब यहां से जब घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों -62 प्लस 30 तो यह आ जाएगा -32। -32 11वां पद क्या कहलाएगा -32 कहलाएगा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। -32 का मतलब यहाँ पे बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इतना डिटेल में कोई समझा नहीं पाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7वां, प्रश्न संख्या 7वां बोला है कि यदि पीई, ठीक है, पीई का वैल्यू दिया हुआ है 0.05, तो बोला है कि तो पीई का मान होगा। अब इसका मतलब समझिए क्या बोला है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों, पीई का मतलब यह है कि कोई भी घटना है जिसकी प्रायिकता आपको दिया हुआ है। यह पी जो है कोई घटना है, उस घटना का प्रायिकता दिया हुआ है 0.05। अब बोला है यहाँ पे
कि P और E पे बार है, इसका मतलब यह होता है कि इसकी पूरक घटना की प्रायिकता बताइए, और कोई घटना की प्रायिकता यह है तो इसी घटना की पूरक प्रायिकता क्या होगी, यह क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो इसका बल लॉजिक होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी पूरक घटना की प्रायिकता पूछे तो यहां पे कैसे हम लोग लगाते हैं, इसका फॉर्मूला चलता है। देखिए, जब भी पूरक घटना की प्रायिकता आपसे पूछे तो वो क्या करते हैं हम लोग, एक में से जो प्रायिकता दी होती है उसको हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एक में से जो प्रायिकता दिया हुआ है, प्रायिकता क्या दिया हुआ है 0.05, जब इसको आप घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो आ जाएगा 0.95, ये आ जाएगा इसकी पूरक घटना की प्रायिकता P E पे बार। तो 0.95 दिया हुआ है, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को इस क्वेश्चन का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8वां। प्रश्न संख्या 8वां दिया हुआ है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। बोला है कि इस थैले में एक गेंद जो है या त्रिछाया निकाली जाती है तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। 1 नंबर के लिए प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कैसे इसको हल करेंगे। बोला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कि एक थैले में 3 लाल गेंद है, मतलब लाल का मतलब रेड गेंद कितनी है 3। इसके बाद 5 काली गेंदे, काली का मतलब बी, ब्लैक गेंदे कितनी है 5 है। अब आप बताइए कि 3 जो है लाल गेंद है और 5 जो है काली गेंद है, तो अगर हम टोटल गेंदों की संख्या की अगर बात करें, टोटल गेंद कितना हुआ, तो 5 और 3 कितना हुआ, 5 और प्लस 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8। टोटल गेंद कितना हुआ 8, ठीक है। अब बोला है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता होगी, तो टोटल प्रायिकता क्या कहता है कि जितना टोटल है नीचे आप लिख लो, तो 8 टोटल गेंद है। अब इस 8 में से लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद कितना है 3, तो यहां पे हो जाएगा 3, मतलब 3/8 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछ ले यहीं पे कि काली गेंद होने की प्रायिकता, तो यहां पे 5 हो जाए, 5/8 हो जाता। क्लियर है, तो 3/8 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ए वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 3/8। समझ में आ गया, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। देखिए मेरे पास जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। बोला है कि चित्र में, ये जो चित्र आप देख रहे हो, चित्र में बोला है कि डीई जो है वो बीसी के समानांतर है, मतलब ये जो डीई रेखा दिख रहा है, ये डीई रेखा जो है बीसी के समानांतर है, ठीक है। बोला है कि सीई की माप होगी, ये जो आपको सीई दिख रहा है इसका आपका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा, जिसमें एडी का मान दिया हुआ है 1.3 सेंटीमीटर, यहाँ बीडी का मान दिया हुआ 3.9 सेंटीमीटर, एई का मान दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। ये भी प्रश्न 1 नंबर के लिए है। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, इसको ध्यान से आप समझिए, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, चित्र के माध्यम से समझिए। अब यहां पे आपको बोल दिया है कि डीई जो है बीसी के समानांतर है। यहां पे एक बात बोला है कि डीई जो है वो बीसी के क्या है, समानांतर है। तो जब भी डीई रेखा बीसी के समानांतर होगी तो हम यह कह सकते हैं कि एडी बटे में डीबी, हम यह कह सकते हैं कि एडी बटे में डीबी बराबर है एई बटे में ईसी के। अब आपको ऐसा क्यों होता है, तो यह इसलिए होता है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। यहां पे लिख भी देता हूं, यह इसलिए होता है जब भी डीई बीसी के समानांतर होगा तो हम यह कह सकते हैं कि आधारभूत समानुपातिकता नियम से, समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब ध्यान से देखिए आप लोग, यहां पे अब वैल्यू ही आप लोगों को रखना है। एडी का मान कितना दिया हुआ है 1.3 सेंटीमीटर, बटे में डीबी का मान दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर, बराबर एई का मान दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ईसी का मान तो हमसे पूछा ही है। तो आप देखिए कि 1.3 है तो इस दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 13 कम 13, 13×3 होगा कि नहीं, तो इधर हो जाएगा आपका 1/3 और बराबर जो हो जाएगा 1.5 और बटे में हो जाएगा यहाँ पे ईसी। और जब ईसी का मान निकालोगे तो ईसी का गुणा जब 1 में करोगे
तो ये हो जाएगा आपका ईसी, और 3 का गुणा जब आप 1.5 में करोगे तो 15 3 45, ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। अब ईसी का मान हमसे पूछा था और ईसी का मान निकल के हमारे सामने आ गया 4.5 सेंटीमीटर ईसी का मान। तो 4.5 दिया हुआ है, बिल्कुल डी वाला जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाया है, नियम के साथ मैंने इसको समझाया है। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारों को अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 10वां कह रहा है कि चित्र में आपको 2 त्रिभुज दिख रहा होगा। एक त्रिभुज है आपका MNL, एक त्रिभुज ये हो गया, और दूसरा है आपका PQR, ये दूसरा त्रिभुज हो गया, जिसमें से बोला है कि कोण M जो है वो कोण Q के बराबर है या दोनों कोण 70 अंश है। तो देखिए कोण M और कोण Q दोनों 70 अंश या बराबर है। इसके बाद बोला है कि MN बराबर 3 सेंटीमीटर, MN का मान 3 सेंटीमीटर, और ML बराबर 4.5, तो ML बराबर 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला है PQ बराबर 2 सेंटीमीटर, तो यहां पे देखिए PQ बराबर 2 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला है QR बराबर 3 सेंटीमीटर, तो QR 3 सेंटीमीटर, तो यहां लिख भी देता हूं मैं कि QR जो है कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर में लिख दिया है 3 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही होगा। 1 नंबर के लिए प्रश्न, क्या सही होगा? आपके पास ऑप्शन पीछे दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं ऑप्शन एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को। देखिए ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोला कि कौन सा त्रिभुज आपस में सर्वांसम होंगे, ठीक है, या समरूप होंगे। तो ये जितना भी चिन्ह दिया हुआ है समरूप का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। चलिए तो पहले जो जो मान दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आसानी होगी। हमसे एक चीज बोला है कि कोण L कोण Q दोनों बराबर हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि कोण M और कोण Q ये दोनों आपस में बराबर है, जो कि कितने अंश है, 70 अंश है। ये चीज क्लियर हो गया। और बोला है कि MN बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। इसके बाद बोला है ML बराबर दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला है PQ का मान दिया हुआ है यहां पे 2 सेंटीमीटर। इसके बाद QR का मान दिया हुआ है यहां पे 3 सेंटीमीटर। इतना मान दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से आप लोगों को समझना है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे जो 2 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, एक आपका MNL, एक आपका PQR। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, ध्यान समझिए। अब यहाँ पे 2 त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज आपका है कि NML, ठीक है, NML। एक त्रिभुज तो आपका हो गया NML, ठीक है। और तथा एक त्रिभुज आपका इधर दिया हुआ है कि QPR, एक त्रिभुज यहां पे दिया हुआ है QPR। 2 त्रिभुज हमारे पास है, ठीक है। अब जिसमें से एक चीज और बोला है कि इसमें कोण M जो है वो कोण Q के क्या है, बराबर है, दोनों 70 अंश है। देखिए बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं ताकि आप धीरे से समझ पाए इसको। साथ ही अब यहां पे लिखेंगे, साथ ही आप एक चीज और देख पा रहे होंगे कि साथ ही ये जो आप PQ का मान आप देख रहे हो कि PQ, अब एक चीज देखिए, ये आपका जो है PQ बटे में, समझिएगा, PQ बटे में MN हम कर सकते हैं। इस भुजा के बटे में इस भुजा को हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे मेरे प्यारे बच्चे कैसे कि PQ बटे में MN कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बराबर, ठीक है। इसका मान आप इधर लिख लीजिए। PQ का मान कितना है, PQ का मान यहां पे 2 और बटे में MN का मान दिया हुआ 3। इतना चीज आपको कंफर्म हुआ कि नहीं, क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे जो QR दिख रहा है तो हम लोग लिखेंगे QR, और इसके बटे में हम लोग इस वाले भुजा को कर सकते हैं, ML भुजा को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जो जो मान दिया है उसका हम समानुपात बना रहे हैं। तो QR का मान तो दिया हुआ है 3 और बटे में ML का मान दिया हुआ है 4.5। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, अब क्या होगा, इस 10 कटाओगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाओगे
तो ये हो जाएगा आपका 15 दूनी के 30 और 15 तिया 45। ये भी आ जाएगा 2/3, इसका मान भी आपका 2/3। तो हम इसलिए यह कह सकते हैं कि ये पी क्यू बटे में एम एन जो है वो तो बराबर हो गया किसके, क्यू आर बटे के एम एल के बराबर। मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए मैं इसको कह सकता हूं कि ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो अब ये दोनों बराबर हो गए तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे नियम कौन सा लगाएंगे कि दो त्रिभुज, यहाँ पे नियम लगेगा कि दो त्रिभुज की यस ए एस, मतलब दो भुजाएं और एक कोण बराबर है। दोनों भुजाएं बराबर हो गए कि नहीं आपस में, और एक कोण 70-70 अंश बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे दो त्रिभुज की यस ए एस समरूपता कसौटी से हम यह कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि कोण, अरे त्रिभुज एन एम एल समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जब दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए उसको देखते हैं। चलिए तो यहां पे देखिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कोण एन एम एल, कोण कह रहा हूं त्रिभुज एन एम एल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यहां पे सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 11। देखिए ध्यान से, प्रश्न संख्या 11 यह है, कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। ठीक है, गोले का पृष्ठ मतलब वक्रीय पृष्ठ पूछा है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है, इसको कैसे हल करेंगे, सिर्फ फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। यह प्रश्न बिल्कुल आसान है। अब यहां पे बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर यहां पे आया है 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इसलिए 1/2 हो जाएगा, मतलब व्यास का आधा। तो व्यास का आधा क्या हो जाएगा, आर बराबर 1/2 दूनी के 4, 1/4 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। अगर व्यास 1/2 है तो त्रिज्या उसका आधा, 1/2 का आधा करोगे तो 1/4 हो जाएगा। तो त्रिज्या भी आ गया, यहाँ पे व्यास भी आ गया। क्लियर है। अब हमसे पूछा है कि गोले का पृष्ठ, मतलब गोले का वक्रीय पृष्ठ पूछा है, तो लिखेंगे कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला मालूम है आप लोगों को। फार्मूला यह कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि 4πr², यह होता है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4, और आंसर पाई में दिख रहा है तो इसको पाई ही लिखेंगे, और इंटू r², आर का मतलब 1/4 गुणे 1/4। अब यहां से देखिए इस 4 से यह 4 कैंसिल, पाई का गुणा 1 में करोगे तो पाई होगा, फिर पाई का गुणा 1 में करोगे तो पाई, तो ऊपर तो आपका पाई आ गया और नीचे आपका बचा है 4। π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो π/4 मतलब यहां पे देखिए बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बिल्कुल डिटेल में मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 यह बोला है इसमें कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, तो संगत चाप की माप होगी। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। यह भी फार्मूला बेस प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कैसे इसको हल करेंगे। 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या दिया हुआ है, तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि त्रिज्या का मतलब आर का मान दिया हुआ है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हमने त्रिज्या लिख दिया। इसके बाद बोला है कि 30 अंश का कोण मतलब थीटा का मान कितना दिया हुआ है, कितना अंश, 30 अंश का कोण अंतरित करता है। अब संगत चाप का माप पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, तो चाप की लंबाई, फार्मूला क्या कहता है कि अगर आपको चाप की लंबाई ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला आपको रटा होना चाहिए। मैंने कहा है कि बिना फार्मूले के आप मैथ नहीं हल कर सकते हो। तो चाप की लंबाई का फार्मूला होता है कि θ/360 इंटू 2πr, यह होता है संगत चाप की लंबाई ज्ञात करने का फार्मूला। तो थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 अंश, तो 30 अंश और बटे नीचे हो गया आपका 360
और इंटू 2 गुणे आंसर पाई में है तो पाई को रहने देंगे, और आर का मान है आपका 6। तो कटाओगे 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से कटाओगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार में। इसके बाद इसको कटाओगे 6 दूनी के 12, फिर 2 से यह कट जाएगा, पूरा का पूरा कट गया, सिर्फ पाई बच गया, तो हो जाएगा पाई सेंटीमीटर। ठीक है, यह हो जाएगा संगत चाप की लंबाई पाई सेंटीमीटर दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल देखिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संगत चाप की लंबाई कितना हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या यहाँ पे 13वां। देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या है, बोला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है, और OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की माप होगी। 1 नंबर के लिए प्रश्न देखिए, बस इसका फिगर अगर आप सही बना लेंगे तो इस प्रश्न में कोई दम है ही नहीं। देखिए क्या बोला है, जो बोला है उसको हम लोग लिखेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, तो चलिए क्या करना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये हो गया, मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। क्लियर है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त है, मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया इसका। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त मैंने बना लिया। बोला कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ है। ठीक है, तो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ है, मतलब इस वृत्त पे अगर यहाँ पे मैं एक स्पर्श रेखा खींच लेता हूं, मान लेते हैं कि ये बिंदु Q है और ये बिंदु PQ मैंने एक स्पर्श रेखा खींच लिया इस वृत्त पर। बोला है कि केंद्र O से, ये आपका O केंद्र है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर मिलती है, मतलब इसको मिला देंगे तो यह Q पर यहाँ पे मिल गया। तो कह रहा है यहाँ पे कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, इसका मान दे दिया आपका 12 सेंटीमीटर, और PQ का माप, इसका मान पूछा है। कितना सिंपल है, लंब आपका दे दिया है, ठीक है, लंब आपका दे दिया, और यह जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और यह वाली भुजा, बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस नियम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज OPQ में समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण हमारे पास क्या है OQ, तो लिखेंगे OQ का स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब स्क्वायर, लंब आपके पास है OP, तो OP का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार आपके पास क्या है PQ, तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर। अब इसी मान पे आपको हल करना है, तो OQ का मान कितना दिया हुआ है 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर बराबर OP कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, और PQ का मान तो हमें ज्ञात करना ही है, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, इधर हो जाएगा PQ का स्क्वायर, तो हो जाएगा 144 या प्लस 25 उधर आएगा तो माइनस 25, इधर बच जाएगा आपका PQ का स्क्वायर। अब 144 में से 25 घटा दीजिए, कितना जाएगा 119, 119 बराबर आ जाएगा PQ का स्क्वायर। तो हमें तो PQ ज्ञात करना है ना, तो यह स्क्वायर में उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट में 119 का अंडर रूट निकलेगा नहीं, तो ये डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। तो PQ का मान कितना आ गया, करणी में 119, ठीक है, दिया हुआ है, तो करनी में 119 सेंटीमीटर, यहाँ पे डी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है कि संख्या 182 तथा 78 का HCF ज्ञात कीजिए। 1 नंबर के लिए HCF का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों मसा ज्ञात करने के लिए बोला है। तो एक पेज ले लेता हूं, देखिए मसा कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 182 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो 182 को तोड़ोगे तो 2 से घटाओगे, 2 से घटाओगे तो 2 9 18, 2 एकम 2। इसके बाद किससे घटाओगे, 7 से, तो 13 7 91, 13 बार में कटेगा, 13 से 1 बार में कट गया। इसके बाद है आपका 78 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ो, 2 से घटाओगे तो 2 3 6 और 2 9 18। इसके बाद किससे घटाओगे, 3 से, 3 कम 3, 13 3 39, फिर 13 से 1 कट जाएगा। इसको कैसे लिखोगे, देखिए यह 182 को आप लिखोगे कि 2 पे पावर 1, 7 पे पावर 1 और 13 पे पावर 1। इस तरह आपका 78 लिखोगे 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1 और 13 पे पावर 1। अब HCF का मतलब होता है कॉमन, HCF का मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो 13 पे पावर 1 इसमें भी, 13 पे पावर 1 इसमें भी, 2 पे पावर 1 इसमें भी, 2 पे पावर 1 इसमें भी, तो दोनों कॉमन मिल गया। तो 2 पे पावर 1 इंटू 13 पे पावर 1,
तो 2 पे पावर 1 मतलब 2, 13 पे पावर 1 मतलब 13, तो 13 दूनी के 26। लो भाई ये हो गया आपका HCF। HCF कितना आ गया? 26 आ गया इसका राइट आंसर। दिया हुआ है, देना ही चाहिए इसको। बी वाला जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बताइए, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल LCM निकाल के भी दिखा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है कि एक बेलन की आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 8.4 सेंटीमीटर हो, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप बताइए बेलन बनता कैसे? आपको भी मालूम है कि यह आपका मेरे प्यारे बच्चों बेलन, ये आपका हो गया बेलन, ठीक है। और बोला यहाँ पे एक बेलन के आधार की त्रिज्या, यह आधार की जो त्रिज्या है R, तो R बराबर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और यह इसकी हो जाएगी हाइट, ठीक है। हाइट H बराबर दिया हुआ है 8.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब बोला है कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो लिखेंगे यहाँ पे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला यह कहता है कि 2 पाई RH, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 और पाई और R का मान कितना दिया हुआ है 3.5 इंटू H 8.4। जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे पूरा तो यह आ जाएगा 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, दूसरा वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ये प्रश्न 1 नंबर के लिए है। चलिए तीसरा और चौथा ऑप्शन देखते हैं। देखिए चौथा वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दिया ना 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या है उसको ध्यान समझिए। बोला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल है मेरे प्यारों, ये भी फार्मूला बेस्ड प्रश्न ही है। सबसे पहले दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। त्रिज्या नाम सुनते ही आपको मालूम चल गया होगा कि R का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला है कि वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण मतलब थीटा का मान दिया हुआ है 60 अंश। इसके बाद बोला है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला मालूम होना चाहिए, देखिए लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है मेरे प्यार जो थीटा बटे 360, इसके बाद क्षेत्रफल है तो पाई R स्क्वायर, ठीक है। यह मान होता है, इसका मतलब फार्मूला होता है। तो थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 और बटे में नीचे हो जाएगा 360 और पाई को रहने दीजिए, R स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 60 से को बार में कट जाएगा 6 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, तो 8 ऊपर नीचे बचा 3 और यहां हो जाएगा आपका पाई 8 बटे 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। ये इसका आंसर आ गया 8 बटे 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए मेरे प्यारे 8 बटे 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 17 क्या है उसको समझिए। बोला है प्रश्न संख्या 17 की द्विघात समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0 का विविधकर होगा। अब विविधकर पूछा है, देखिए कितना सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। विविधकर का मतलब होता है डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से वैल्यू रख लीजिए, तो बी का मान है x का गुणांक, x का गुणांक 1 होता है, तो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a मतलब x स्क्वायर का गुणांक, किसके आगे भी 1 है, और c का मान है माइनस 1, तो हो जाएगा आपका a का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे d बराबर कितना आ गया 5, विविधकर कितना आ गया 5, मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है 1 माइनस 4x और प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों। तो मूलों का योगफल फार्मूला चलता है मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे कि मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल बराबर फार्मूला यह कहता है कि माइनस एक्स का गुणांक और बटे में होता है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, यह फार्मूला होता है। ठीक है, मूलों का योगफल ज्ञात करने का। तो माइनस है तो माइनस
एक्स का गुणांक आपके पास क्या है, एक्स का गुणांक है -4, तो लिखोगे -4 और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक है आपके पास 4, तो माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर 4 नीचे 4, 4 से 4 कैंसिल करोगे तो बचेगा 1। मूलों का जो योगफल आया वो 1 आ गया है, मतलब कि सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19 बोला है कि निम्नलिखित सारणी के माध्य होगा, 1 नंबर के प्रश्न है। इसका माध्य ज्ञात करना है। देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग, समझिए। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कॉलम बनाना पड़ेगा हमें। तो एक कॉलम तो वर्ग अंतराल का बनेगा, एक कॉलम आपका बारंबारता का बनेगा। तो पहले 2 कॉलम तो इसी से बना लेंगे हम लोग। पहला कॉलम क्या बनेगा, वर्ग अंतराल का, तो ये हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल एक कॉलम। दूसरा कॉलम हो जाएगा बारंबारता का, दूसरा कॉलम जो है किसका हो जाएगा, बारंबारता का हो जाएगा, जिसे हम लोग FI से डिनोट करते हैं। अब 2 कॉलम हम लोग अपने से बनाएंगे। 2 कॉलम अपने से मतलब एक हम बनाएंगे वर्ग मध्यमान का बनाएंगे, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं XI, क्या बोलते हैं XI। और एक कॉलम बनाएंगे हम लोग FI इंटू XI का, 4 ही कॉलम बनता है, ठीक है। तो 2 कॉलम तब प्रश्न से ही बन जाएगा, और एक कॉलम हम लोग वर्ग मध्यमान का और FI इंटू XI का बनाएंगे। अब देखिए जो चीज दिया उसको नोट कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30 और 30 से लेके 40 और 40 से लेकर 50। यह आपका क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल। बारंबारता दिया हुआ है यहाँ पे 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 6, ठीक है, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब मध्यमान निकालना है। मध्यमान का मतलब होता है कि 0 और 10 के बीच क्या आता है, तो 0 और 10 के बीच क्या आता है, 5 आता है। इसी तरह 10 और 20 के बीच क्या आता है, 10 और 20 के बीच 15 आता है। उसका निकालने का फार्मूला भी होता है कि इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो। तो 20 और 10 को जोड़ोगे तो 30, 30 का आधा करोगे तो 15। इसी तरह 30 और 20, 50, 50 का आधा करोगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना कितना का अंतर है, 5 में 10 जोड़ोगे तो 15, 15 में 10 जोड़ोगे तो 25, 25 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 35, और 35 में 10 जोड़ोगे तो 45। निकल गया कि नहीं, डायरेक्ट बिल्कुल है। अब FI इंटू XI मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 5 चौको कितना होता है 20, तो हो जाएगा 5 चौको 20, 15 साथ कितना होता है 105, तो हो जाएगा 105। इसी तरह 25 पाछे 125, तो हो जाएगा 25 पाछे 125। 35 वाट है कितना होता है 280, तो 35 वाट है 280, और 45 छके 270, 45 छके 270। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हो गया 270। अब हम करेंगे क्या, यहां पे आपका जो बारंबारता FI है इसका अगर हम योगफल निकालें सिग्मा FI, सिग्मा FI का मतलब इसका योग करोगे तो आ जाएगा 30। इसी तरह इसका योग करेंगे सिग्मा FI इंटू XI। जब सबको आपस में जोड़ोगे मेरे प्यार बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 800। कितना हो जाएगा, पूरा 800 होगा। अब हमें निकालना क्या है, माध्य, हमें निकालना है माध्य। क्वेश्चन में तो यही पूछा है ना, माध्य। तो माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा FI इंटू XI और बटे में सिग्मा FI, यह फार्मूला होता है। तो इसका मान तो 800 दिया है और इसका मान कितना दिया हुआ है 30। जब आपस में इसको कटाओगे मेरे प्यार बच्चों तो आ जाएगा आपका 26.66। कितना आ जाएगा 26.66, इसका राइट आंसर आ जाएगा। दिया हुआ है 26.66, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, अब इतना आसान तरीका कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। देखिए कितना डिटेल में एक एक अंक लिख के मैं आप लोगों को समझाया हूं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20वां कि निम्नलिखित सारणी के माध्यक वर्ग होगा, 1 नंबर के लिए। अभी माध्य पूछा था, अब यहाँ पे माध्यक वर्ग पूछ रहा है कि माध्यक वर्ग क्या होगा। देखिए माध्यक वर्ग निकालने के लिए भी हमें कॉलम बनाने की आवश्यकता है। तो एक वर्ग अंतराल, एक बारंबारता, ये तो कॉलम बन ही जाएगा। तो जब भी माध्यक वर्ग निकालने के लिए बोले देखिए कैसे निकालते हैं। तो एक कॉलम बनेगा वर्ग अंतराल का, वर्ग अंतराल का एक कॉलम बन गया, और एक कॉलम बनेगा किसका, बारंबारता का। तो एक कॉलम हम लोग बारंबारता को बना देते हैं, ठीक है, F का। जब भी माध्यक वर्ग निकालने की बात करें तो हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अगला कॉलम हो जाएगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, CF से डिनोट करते हैं, CF से। अब देखिए वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, इसके बाद 20 से लेके 30 और 30 से लेके 40,
ठीक है, और 40 से लेके 50 दिख रहा है आपको, 40 से लेके 50। ये आपका वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता भी दिया हुआ है। इसका बारंबारता 8, इसका बारंबारता दिया था 6, इसका बारंबारता 11 और इसका बारंबारता 18 और इसका बारंबारता 6। जो बारंबारता दिया है उसके सामने मैंने यहाँ पे लिख रखा है। क्लियर है। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है वो समझिए। संचयी बारंबारता ये कहता है कि 8 है तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए, फिर 8 में इस 6 को जोड़िए तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। अब 14 में 11 को जोड़िए कितना हो जाएगा 25, 25 में 18 को जोड़िए कितना हो जाएगा 43, अब इस 43 में 6 को जोड़िए कितना हो जाएगा 49। ऐसे संचयी बारंबारता निकलता है। अब यहाँ पे टोटल योग जोड़ोगे ना तो 49 ही आएगा। जब इसका योग जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी माध्यक वर्ग निकालना हो, ठीक है, तो माध्यक वर्ग जो होता है यह योग जो है n आया है, योग को n से डिनोट करते हैं, और माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमें n/2 करना होता है, मतलब 49 का हमें आधा करना पड़ेगा। 49 का आधा करोगे कितना आ जाएगा 24.5, 24.5 आएगा। अब ये 24.5 किस में है, 24.5 तो 25 में ही होगा ना, 24.5 25 में होगा, तो 25 का मतलब यहाँ पे 20 और 30, तो वर्ग अंतराल क्या आ जाएगा इसका 20 और 30, मतलब माध्यक वर्ग जो है 20 और 30 होगा। दिया है 20 और 30, देखिए ऑप्शन में दिया है कि नहीं, तो 20 और 30 का देखोगे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो जब भी माध्यक वर्ग बोले तो वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालने के बाद जो योग आएगा उसका आधा कर लेते हैं, आधा करने के बाद देखेंगे किसमें है, फिर उसका जो वर्ग अंतराल होगा वही माध्यक वर्ग कहलाएगा। चलिए अब आएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे खंड खंड 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने बता दिया, और 20 में 20 नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का। क्लियर है, कोई डाउट आप लोगों का नहीं होना चाहिए। अब आगे यहाँ पे खंड ब, और खंड ब प्रश्न संख्या 21 बोला है कि सभी खंड आपको करना है, जितना भी खंड इसमें दिया गया है। तो क वाला खंड दिया है कि यदि बिंदु x, 5 और 2, -3 के बीच की जो दूरी है वह है 17 मात्रक, तो x का मान ज्ञात कीजिए कि x का मान क्या होगा। और यह प्रश्न कितने नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया हुआ है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहला जो काम करेंगे हम लोग वह है कि इनको नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे, जो 2 बिंदु दिया हुआ है, तो एक बिंदु यहां पे है और एक बिंदु यहां, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दिया हुआ है 17 मात्रक, तो ये तो हो जाएगा आपका 17 मात्रक। और 2 बिंदु का निर्देशांक भी दिया हुआ है, एक दिया है x, 5 और एक दिया हुआ है आपका 2, -3। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम करेंगे क्या, यह आपका हो जाएगा x1, y1 और ये हो जाएगा आपका x2, y2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर फार्मूला यह कहता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र कि x2 -x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। यह फार्मूला होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का। अब इसमें वैल्यू आपको पुटअप करना है, जैसे x2, तो x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 और माइनस x1 का वैल्यू दिया हुआ है x, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -3 और माइनस y1 का मान कितना है 5, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और जब इसको हल करोगे तो यह हो जाएगा आपका करनी में 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस -3 और -5 कितना हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब करेंगे हम क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। अब आप यहाँ पे डालोगे दोनों पक्षों का, लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे तो वर्ग करने पे मेरे प्यार जो करनी जो है हट जाती है, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पे अब देखिए एक चीज, तो यहाँ पे जो d है, d होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया 17 मात्रक, तो यहाँ पे तो 17 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा 17। अब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 17 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें क्या होगा करनी आप लोगों का हट जाएगा, तो बचेगा आपका 2 - x स्क्वायर और प्लस -8 का स्क्वायर करोगे तो प्लस 64 आएगा। क्लियर है। 17 का जब स्क्वायर आप करोगे मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा 289 बराबर, ये हो जाएगा आपका 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा 64। अब ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 289 और प्लस 64 इधर आएगा तो -64 बराबर ये हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं, बिल्कुल। 289 में से 64 घटा दीजिए, कितना बचेगा 225, बिल्कुल सही। इधर हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे 2 माइनस एक्स जो है इसको रहने दो, यह स्क्वायर में है, इसको अगर इधर भेज दोगे तो ये आपका वर्गमूल में हो जाएगा। तो 225 वर्गमूल, तो 225 का वर्गमूल आएगा प्लस माइनस 15, क्योंकि वर्गमूल प्लस माइनस में निकलता है, 225 का वर्गमूल 15 होता है, बराबर ये हो जाएगा आपका 2 माइनस एक्स। क्लियर है? तो एक बार प्लस लेने पे एक बार माइनस लेने पे देखिए, तो एक बार प्लस लोगे तो इधर हो जाएगा सिर्फ 15 बराबर 2 माइनस एक्स, तो हो जाएगा आपका 15 और ये इधर हो जाएगा आपका प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 और बराबर इधर हो जाएगा माइनस एक्स। 15 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 13 बराबर माइनस एक्स। अब यहाँ पे x बराबर कितना जाएगा माइनस के 13, तो x बराबर माइनस 13 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार क्या लेंगे हम लोग माइनस लेने पे, ठीक है, एक बार माइनस लेने पे, तो यहाँ पे जो प्लस 15 था अब हो जाएगा माइनस 15, तो माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस के x, होगा कि नहीं, तो हो जाएगा माइनस 15 और प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 बराबर माइनस x, तो हो जाएगा माइनस के 17 बराबर माइनस x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 17, तो एक तो x बराबर 17 आ गया और एक आपका x बराबर माइनस का 13 आ गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट आप लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। चलिए ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं ख की तरफ। ख वाला प्रश्न है, यहाँ पे बोला है कि बिंदु 1,4 a,-2 और -3,16 संरेख हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न 2 नंबर के लिए है। तो अब यहाँ पे 3 बिंदु हैं जो कि संरेख हैं और a का मान पूछा है। तो जब भी 3 बिंदु देने के बाद संरेख बोले तो उस समय होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 0 के बराबर हो जाता है। अगर 3 बिंदु है और तीनों बिंदु अगर संरेख हो जाए तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है मेरे पास जो शून्य होता है, इस बात को आप नोट कर लेना। तो अब देखिए यहाँ पे एक हम छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। एक छोटा सा मैंने एक त्रिभुज बना लिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे 3 बिंदु दिया था, एक आपका 1,4 दिया था और एक बिंदु आपका दिया था a,-2 दिया था और एक बिंदु जो था उसका था -3,16 था। तो 3 बिंदु था, तीनों बिंदु को मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए तीनों बिंदु था, तीनों बिंदु को मैंने यहाँ पे लिख दिया। कह रहा संरेख है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए यह मान तो हो जाएगा आपका x1, y1 और यह मान हो जाएगा आपका x2, y2 और इसको हम लोग मान लेंगे x3, y3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि जब तीनों बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या कहता है, यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यह फार्मूला कहता है कि 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, इसके बाद x1 कोष्टक में y2 माइनस y3, इसके बाद प्लस यहाँ पे हो जाएगा x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा x3 और x3 हो जाएगा फिर कोष्टक में हो जाएगा इसका y1 माइनस y2, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करना है। कैसे वैल्यू को पुटअप करेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1/2, तो आप लिखोगे 1/2 कोष्टक में x1 का मान कितना हुआ है, x1 का मान यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो लिखेंगे 1, ठीक है, और कोष्टक में y2 का मान है -2, इसके बाद है आप लोगों का माइनस लगाओगे -y3 का मान है 16, इसके बाद प्लस x2 का मान कितना दिया हुआ है a, इसके बाद y3 का मान कितना है 16 माइनस y1 का मान कितना है 4 और बीच में लगाओगे प्लस, इसके बाद हो जाएगा x3 का मान है -3 और इसके बाद y1 का मान कितना है, y1 का मान है आपका 4 और माइनस y2 का मान है -2, बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 0। क्लियर है? चलिए अब कैसे हल करेंगे। आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों यह 2 गुणा में है, अरे ये जो 2 है भाग में है, 1/2 का मतलब 2 भाग में है, जब इधर जाएगा तो गुणा में, तो 0 को गुणा जब 2 में होगा तो 0 होगा, इधर बच जाएगा सिर्फ आप लोगों का 1, तो इधर तो बच गया आप लोगों का 1, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा 1 कोष्टक में -2 और -16 -18, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे a और 16 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा प्लस को गुणा माइनस में करोगे तो हो जाएगा आपका माइनस, 4 और माइनस प्लस, तो 4 और +2
कितना हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों 6। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के, ये बीच में प्लस लिखिए, ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 6 बराबर 0। इसके बाद हो जाएगा माइनस के 18 और प्लस 12a, और जब ये गुणा करोगे तो 6 18 माइनस ये कितना आ जाएगा 18 बराबर 0। तो अभी देखिए माइनस 18 कितना हो जाएगा माइनस के 36 प्लस 12a बराबर 0। तो हो जाएगा 12a बराबर माइनस 36 उधर जाएगा तो प्लस 36 और इसको काटा दिए 12 36, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3। तो a बराबर 3 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना ज्यादा आसान तरीके से मैंने इसको समझाया, बिल्कुल एक एक कैलकुलेशन करके। चलिए तो इसका बिल्कुल a बराबर क्या आ जाएगा 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या ग, ठीक है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, यह जो है 2 सेक थीटा के बराबर है। 2 नंबर सिद्ध करने के लिए बोला है कि सिद्ध कीजिए कि यह इसके बराबर होगा। यह एलएचएस है आरएचएस, तो एलएचएस को लेकर आरएचएस सिद्ध करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए जो एलएचएस दिया है इतना पार्ट को हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। तो इसको नोट करेंगे तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 और प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और बटे में क्या था कॉस थीटा, और प्लस इधर है आपका कॉस थीटा और बटे में है 1 प्लस साइन थीटा। इसको हल करके हमें 2 सेक थीटा लाना है। तो चलिए एलएचएस पार्ट है, इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे एलएचएस, ठीक है, एलएचएस पार्ट को लेने पे। अब ध्यान दीजिए कि इसका हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो ये हो जाएगा एलसीएम कॉस थीटा और कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा इसका एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा का गुणा 1 प्लस साइन थीटा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं, बिल्कुल। प्लस इसी तरह यह वाला कैंसिल, कॉस थीटा इधर कॉस थीटा, कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा में करोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, होगा, बिल्कुल। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब क्या है 1 प्लस साइन थीटा है स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके रूप में तोड़ देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी आपके पास साइन है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2ab, ठीक है। तो 2 इंटू ए मतलब 1, तो 2 को गुणा 1 में करोगे तो 2, और बी का मतलब साइन थीटा, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा, और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जो चीज दिया उसको नोट कर लीजिए, कॉस थीटा और कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यह तो 1 इसी तरह रहेगा, और यह फार्मूला से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर बराबर 1 होता है, और प्लस ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा। और यहाँ पे लिख भी दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि यह इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए हमने 1 लिखा है ताकि एग्जामिनर को समझ में आ पाए। और नीचे जो है मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका कॉस थीटा और कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए एक क्या हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा, और बटे में तो यही होगा आपका कॉस थीटा कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा बराबर, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले गए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस इधर बच जाएगा आपका साइन थीटा, और नीचे जो है वो हो जाएगा आपका कॉस थीटा कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया आप लोगों का कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2, कॉस थीटा को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और यही लाना था, ये हो गया आप लोगों का आरएचएस, ये हो जाएगा क्वेश्चन प्रूफ। कितना सिंपल है मेरे प्यारे, इसलिए इसको तेजी से मैं थोड़ा समझाया हूं आप लोगों को, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है घ वाला कि निम्नलिखित बारंबारता बटन के माध्य ज्ञात कीजिए। 2 नंबर के लिए प्रश्न है, माध्य ज्ञात करने के लिए बोला है, और यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। देखिए कैसे इसको लिखेंगे, तो मैंने कहा कि 2 कॉलम तो ऐसे ही बन जाएगा जो चीज क्वेश्चन में दिया है, एक कॉलम हम बनाएंगे वर्ग अंतराल का। चलिए बनाते हैं, यह कॉलम बन जाएगा वर्ग अंतराल का, वर्ग अंतराल का एक कॉलम बन गया, क्लियर है। और एक कॉलम बनाएंगे बारंबारता का, यह कॉलम बनेगा बारंबारता का, बारंबारता जिसे हम लोग क्या कहते हैं एफ कहते हैं, और एक कॉलम बनेगा संचयी बारंबारता के, क्योंकि हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को हम लोग सीएफ से डिनोट करते हैं, अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया था सीएफ से। अब जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है
कि 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसको नोट कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 0 से लेकर 10, ये हो जाएगा 10 से लेकर 20, ये हो जाएगा 20 से लेकर 30, ये हो जाएगा 30 से लेकर 40, और एक था आपका 40 से लेकर 50। जो दिया है उसको मैंने नोट कर लिया। इसी तरह बारंबार था, इसका 6, इसका 9, इसका 20, इसका 15, इसका 9, तो इसका हो जाएगा 6। इसके बाद क्या था यहाँ पे 9, 9 के बाद था 20, 20 के बाद था 15, 15 के बाद 9। क्लियर। चलिए सच्चाई बारंबारता कैसे निकाला जाता है, तो सच्चाई बारंबारता निकालना है तो 6 है, तो 6 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 में 20 जोड़ोगे तो 20, 10, 30, 5 कितना हो जाएगा 35, और 35 में 15 जोड़ोगे तो 50, 50 में 9 जोड़ोगे तो 59। क्लियर है। अब हम जानते हैं कि ये होता है योग, तो n बराबर कितना जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 59 आएगा। ठीक है। अब हम माध्यक वर्ग निकालेंगे। माध्यक वर्ग निकालने के लिए यहां पे अगर हम निकालेंगे माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कैसे निकलता है n/2, तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए n/2 कीजिए, मतलब 59 का आप आधा कीजिए। 59 का आधा कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 29.5, बिल्कुल सही। 29.5 किस में आएगा, आप ही देखिए 29.5 आ जाएगा 35 के बीच। ठीक है। और 35 का कारण जो 20, 30 है वर्ग अंतराल, यह माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो 20, 30 माध्यक वर्ग कहला गया। अब इसमें 20 जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये 20 जो है L का मान कहलाएगा, निम्न वर्ग सीमा। और ये जो 20 है, ठीक है, ये जो 20 दिख रहा है ये F का मान कहलाएगा, और ये जो 15 है मेरे प्यारे बच्चों ये CF का मान कहलाएगा। ठीक है। तो इनको लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे कि L बराबर तो 20 आ गया, H मतलब होता है इसका वर्ग अंतराल, तो 20 और 30 इसके बीच कितना का अंतर है 10, 10 का अंतर है सब में, तो H बराबर तो आ जाएगा हमारा 10। इसके बाद F बराबर आ गया हमारा 20, इसके बाद आ गया CF बराबर आ गया हमारा 15। कितना सिंपल है। अब बस अब हमें निकालना है माध्यक, तो लिखेंगे माध्यक निकालना है, तो माध्यक का सूत्र क्या कहता है, माध्यक का सूत्र यह कहता है कि L प्लस कोष्टक में होता है n/2 और माइनस के CF, ठीक है, और बटे में F कोष्टक बंद और इंटू में H, यही फॉर्मूला होता है ना। चलिए कैसे लगाएंगे देखिए ध्यान से, बस अब यहाँ पे वैल्यू को पुटअप कीजिए। L का मान आया है 20 प्लस n/2, n/2 का मतलब कितना 29.5, और माइनस CF का मान कितना 15, और F का मान कितना 20, और इंटू H का मान कितना आया था 10। तो हो जाएगा 10 दूनी के 20, और ये हो जाएगा 20 प्लस 29.5 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 14.5, और नीचे कितना बच गया 2, तो 2 से कटा दो, तो हो जाएगा 2 7 14, और 2 दूनी के 4, 2 5 10। ठीक है। बराबर इधर बच गया 20 और प्लस इधर बच गया 7.25, जोड़ दोगे मेरे प्यारों तो आ जाएगा आपका 27.25। ये आ गया मेरे प्यारों माध्यक है, यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। कितना सिंपल है, 27.25 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अड़ा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, 2 नंबर के लिए है। तो 92 510 का एलसीएम तो कोई भी ज्ञात कर सकता है मेरे प्यारों। कैसे ज्ञात करोगे, अड़ा वाला प्रश्न है, तो आप यहाँ पे डालोगे अड़ा वाला प्रश्न। अब बोला है 92, मैं डायरेक्ट इसको हल कर रहा हूं, आप लोग हल कर लीजिएगा। 92 का जब अभाज्य गुणनखंड रूप तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 पे पावर 2 गुणे 23। इसी तरह अगर हम 510 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे 510 को, तो आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या कहता है कि सभी अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घातों का गुणनफल लीजिए, जितनी भी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी है 2, 2 के बाद है आपका 3, 3 के बाद है आपका 5, 5 के बाद है 17, 17 के बाद है 23। अब सबसे बड़ी घात लीजिए, तो 2 की सबसे बड़ी घात 2 पे पावर 2, 3 की सबसे बड़ी घात 3 ही है, 5 का 5 ही है, 17 का 17, 23 का 23 है। हल कीजिए, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, और ये हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 5 60, और 60 को गुणा जब आप 7 में करोगे तो कितना हो जाएगा 1020, और गुणे हो जाएगा 23। जब गुणा कर दोगे पूरा तो ये आ जाएगा 23,460। ये हो जाएगा आपका एलसीएम। कितना सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब इस खंड का लास्ट प्रश्न 6 वाला करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 6 वाला है तो आप डालोगे यहाँ पे 4। सिद्ध कीजिए कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे इसको हल करोगे। देखिए सबसे पहले आप लिखोगे कि माना कि करणी में 3 एक परिमेय संख्या है।
माना कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ऐसा मान लिया। जब आपने इसे परिमेय संख्या मान लिया तो ये करड़ी में 3 जो है a बाई बी के बराबर हो जाएगा परिमेय संख्या के। और कहता है कि जहां लिखेंगे कि जहां a कामा b जो है वह सअभाज्य है, a कामा b जो है वो क्या है, सअभाज्य है, सअभाज्य है, तथा b का मान जो है वो 0 नहीं होता है। यह होता है परिमेय संख्या का मतलब। इसके बाद करड़ी में 3 बराबर a बाई बी जो दिया हुआ है मेरे प्यार बच्चों, अब यहां से a का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका करड़ी में 3b, होगा कि नहीं, करड़ी में 3b होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर हम दोनों पक्षों का यहां पे वर्ग करते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा करड़ी में 3 का वर्ग करोगे तो 3 और ये हो जाएगा b स्क्वायर, तो हो जाएगा 3b स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर मैं b स्क्वायर निकालूं तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटे 3, होगा कि नहीं, तो a स्क्वायर बटे 3 आ गया। अब मेरे प्यार बच्चों हम लोग लिखेंगे कि a स्क्वायर जो है वो 3 से विभाज्य है, a स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए a भी 3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, लिखेंगे कि हम a बराबर 3c लिख सकते हैं। अब a बराबर 3c लिख सकते हैं, लिखेंगे कि जहां c एक क्या है, पूर्णांक है, जहां c एक क्या है, पूर्णांक है। अब मेरे प्यारों से करोगे क्या कि अब a बराबर 3c, जहां पे भी a दिख रहा है वहां पे 3c लिखो। तो अगर यहां पे a बराबर 3c लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका a की जगह पे 3c लिखोगे तो ये हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3b स्क्वायर। अब यहां पे हो जाएगा 3 तिहाई 9c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, होगा कि नहीं, बिल्कुल। अब 3 तिहाई 9 तो हो जाएगा 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, होगा बिल्कुल। जब इतना हो जाएगा तो आप लिखिएगा कि b स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अगली लाइन लिखिएगा कि b स्क्वायर 3 से विभाज्य है तथा b भी 3 से विभाज्य होना चाहिए, b भी 3 से विभाज्य होना चाहिए, b भी 3 से विभाज्य होना चाहिए, ऐसे लिखिएगा, b भी 3 से विभाज्य होना चाहिए, इतना लिख दोगे। इसके बाद लिखोगे कि चूंकि हम जानते हैं कि a और b दोनों 3 से विभाज्य हैं, a और b दोनों 3 से विभाज्य हैं, वे सअभाज्य नहीं है, वे सअभाज्य नहीं है। सअभाज्य वो होता है जो सिर्फ एक से कटे, ये तो 3 से दोनों कट रहा है, तो वे सअभाज्य नहीं है, वे सअभाज्य नहीं है। फिर लिखोगे कि यह हमारी प्रारंभिक धारणा, यह हमारी प्रारंभिक धारणा, यह हमारी प्रारंभिक धारणा का खंडन करता है, यह हमारी प्रारंभिक धारणा का खंडन करता है कि a और b सअभाज्य थे, कि a और b जो है वह सअभाज्य थे, सअभाज्य थे। ठीक है, यह हमारी धारणा गलत है, इसलिए लिखेंगे इसलिए हमारी जो धारणा है गलत है, इसलिए हमारी धारणा गलत है। और अब लास्ट की लाइन लिखेंगे, और करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ऐसे भाई लिखना है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखूंगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो ज्यादा समय हो जाएगा आप लोगों का। समझ में आ गया? चलिए अब मेरे प्यारों ये घंटा से पार हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 22, अब 4 नंबर वाले प्रश्न और 6 नंबर वाले प्रश्नों को मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें वो प्रश्न रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।